आज मैं लेकर आया हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है एक संस्था समाज के खिलाफ। पता नहीं कितनी फीस लेगा, कितने चक्कर लगवाएगा, कितनी तारीखें देगा और ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाएगा वकील। मन ही मन कचहरी के बाहर खड़ा सोच रहा है आदर्श। जिसके सर पर जितने कम बाल हों या फिर ज़्यादा सफ़ेद बाल, उसकी फीस उतनी ही ज़्यादा। मानो बढ़ते सफ़ेद बालों के साथ ही फीस बढ़ती हो। सफ़ेद बाल समानुपाती फीस, अच्छा सूत्र है। ये सोचते ही आदर्श के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मन के समंदर में निरंतर चढ़ती उतरती विचारधाराओं को लिए आदर्श कचहरी में प्रवेश करता है और अपने हम उम्र के वकील को नियुक्त करना ही उचित समझता है। जैसे ही वह कचहरी में अंदर पहुंचता है, अपने अपने ठिकानों पर बैठे हुए वकील देखते ही आदर्श को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। जी बताइए सर, क्या परेशानी है? दहेज का किस्सा है या फिर तलाक का? सस्ते में निपटा देंगे, कुछ तो बोलिए जनाब, आप ही से कह रहे हैं। लेकिन आदर्श सबको नज़रअंदाज करते हुए कुर्सी पर खामोश बैठे हुए एक वकील का चयन करता है। उनके सामने पड़ी बेंच भी पूर्णतया खाली है, जो उनके कम अनुभव होने का साफ साफ संकेत दे रही है। वकील साहब आदर्श को अपनी ओर आते देख अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आइए 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 सर, बैठिए। आदर्श बेंच पर बैठ जाता है। जी, किस प्रकार से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? आपका क्या केस है? कहीं कोई लड़ाई का किस्सा है क्या, या फिर शादी तलाक का? वकील ने मीठे स्वर में पूछा। आदर्श कुछ जवाब दे पाता कि तब तक एक और महाशय उसी बेंच पर आकर बैठ जाते हैं, जो शक्ल से ही वकील साहब के जी हुजूरी करने वाले लगते हैं। देखिए वकील साहब, ना तो कोई लड़ाई का केस है और ना ही शादी तलाक का। दरअसल मैं एक संस्था खोलना चाहता हूँ। इसको खोलने के लिए क्या प्रक्रिया है, बस यही जानने आया हूँ। वरना काले कोट और खाकी को कौन देखना चाहता है? ओह, तो आप समाज सेवक हैं और संस्था के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं? पास ही में बैठे सज्जन ने बनावटी मुद्रा में पूछा। समाज शब्द का उच्चारण होते ही आदर्श के चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं, मानो महाशय ने मिट्टी तेल में भीगी लकड़ी को आग दिखा दी हो। कोयले सुलग ही रहे थे जैसे उन्हें हवा मिल गई हो। कोई दुश्मन की भी सेवा करता है क्या? आदर्श ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? वकील ने आश्चर्य से पूछा। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो समाज ही है। ना मैं कोई समाज सेवक हूं और ना ही मैं इसकी सेवा करना चाहता हूं, बल्कि मैं तो इस समाज के खिलाफ ही इस संस्था को जीवित करने आया हूं। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जो हर कदम पर घाव और पीड़ा देता है, वो समाज? न जाने कितनी संस्थाएं इस समाज को गरीब, असहाय और दुखी जानकर इसे पाल रही हैं, पर यह समाज लोगों को सिर्फ ताने और बदनामी के दाग देता है और कुछ नहीं। मैंने जब जब इसे एकता की माला में पिरोना चाहा, तो इसने मेरे ही खुशी के मोती बिखेर दिए। न जाने कितने ही अनगिनत किस्से हैं, बातें हैं, जिन्हें गिनाने लगूं तो ये जीवन कम पड़ जाए। एक लड़की जिसकी आबरू समाज के सामने लुट जाती है, और ये तुम्हारा समाज सिर्फ मौन बने खड़ा रहता है, और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसी को दोषी ठहराता है। प्रतिदिन कोई ना कोई बेटी फांसी पर सिर्फ इसलिए झूल जाती है क्योंकि वो किसी दूसरी जाति के लड़के से अटूट प्रेम करती थी, और उसका पिता, उसकी माँ इस समाज को तो जीत लेते हैं, लेकिन अपनी लाडली बेटी को हार जाते हैं। एक माँ जिसने अपनी आंखें दरवाजे की चौखट पर रख दी हैं अपने बेटे के इंतजार में, जो इसलिए बहुत दूर चला गया है क्योंकि वो बेरोजगार था, जिसकी जिम्मेदार समाज की आलोचनाएं हैं। किसी के सपनों का आशियाना लपटों के हवाले हो तो ये समाज उन्हें बुझाने के बजाय कभी हाथ सेकते नजर आता है और कभी उसमें अपने गीले कपड़े सुखाते नजर आता है। मुझे आज भी याद है वो काला दिन। एक्सीडेंट हुआ था। एक 6 वर्ष का बच्चा खून में लथपथ अपनी माँ के आंचल में रो रहा था, और उसका पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों ही अंतिम सांसें गिन रहे थे। माँ और पिता अपने बेटे को देख रहे थे। दोनों का शरीर खून से भीगा हुआ था और आंखों में पानी कहाँ रुक रहा था। आंखों का पानी बस बहता जा रहा था। शायद आंखों को पता चल गया था कि ये आखिरी बार ही देख रही हैं अपने बेटे को। और थोड़ी ही देर बाद
आंखों से बहता पानी थम जाता है। पूरे दिन वह बच्चा सड़क पर रोता रहा। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसके सर से माँ का आंचल और पिता का साया हट चुका है। अब वो अनाथ हो चुका है। इस समाज के पहिए उस सड़क पर दौड़ते रहे। अगर कोई समय रहते उन दोनों को अस्पताल पहुंचा देता तो शायद वो मासूम अनाथ ना होता। ये किस्सा बताते बताते आदर्श का गला भर आया था। होठ कांपने लगे थे और आंखें भीग चुकी थीं। आंखों को पोंछते हुए आदर्श ने कहा, वकील साहब, इस समाज की परिभाषा किताबों में जितनी साफ सुथरी है, वास्तविक जीवन में उससे कहीं ज्यादा काली और भद्दी है। आपको मंचों पर भाषणों में समाज के बखान तो सुनने को बहुत मिल जाएंगे। हम एक हैं, जाति धर्म कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का आडंबर मात्र है। मैंने अब तक जो भी कुछ देखा है उसके विश्लेषण से इस समाज की बस एक ही परिभाषा सामने आती है। जो आपकी जीत पर जलता है और हार पर हंसता है, वही समाज है। समाज की इसी परिभाषा को बदलने के लिए ही मैं इस एक संस्था समाज के खिलाफ को शुरू करना चाहता हूँ। माफ़ करना महाशय, माफ़ करना वकील साहब, मैं कुछ ज़्यादा ही उग्र और भावुक हो गया था, पर इस समाज का नाम सुनते ही कुछ ऐसा ही हो जाता हूँ। वकील साहब और महाशय जी आदर्श को देखते ही रह जाते हैं। वकील साहब, मुझे क्या क्या करना होगा? कौन कौन से प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होगी? आदर्श ने शांत भाव से कहा। फिर वकील साहब पूरी प्रक्रिया समझाने लगते हैं। वकील साहब, आपकी फीस कितनी हुई? आदर्श ने झिझकते हुए पूछा। ये कोट अभी इतना काला नहीं हुआ है इस कचहरी के रंग में जो आप जैसे व्यक्ति से भी फीस लेगा। वकील साहब ने पूरी ईमानदारी से कहा, अगर हो सके तो मुझे भी इस संस्था का सदस्य बना लीजिए। आदर्श, जी बिल्कुल। आदर्श ने पहली ही मुलाकात में वकील साहब के ऊपर ऐसी छाप छोड़ी कि वकील साहब आदर्श को कचहरी के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं और उससे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति चाहते हैं। जी निसंकोच पूछिए, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आपने वो किस्से बताए, उनमें से उस बच्चे वाले किस्से पर आपकी आंखें भर आईं, ऐसा क्यों? वकील साहब के प्रश्न ने मानो आदर्श की चलती नब्ज पकड़ ली हो। आदर्श एक पल तो वकील साहब को देखता है और फिर गंभीर भाव से कहता है, क्योंकि वो अनाथ बच्चा मैं ही हूं, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। बस यही थी हमारी आज की कहानी।